नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। समय हो चुका है आपके नए पसंदीदा शो यानी जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से, जो पहले ट्विटर था, वहां आप वोट कर सकते हैं। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कौन से वो विषय रहेंगे जिनके बारे में आपके फेवरेट शो यानी कि जनमत में बात करने वाले हैं। तो जनमत में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आप पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। और पहली खबर आपको बताएं, सुदर्शन न्यूज के संपादक जो हैं सुरेश चौहान की जी, उनकी सुपारी ली गई है। आपको यह बात पता है, और ये कोई धमकी नहीं है, सीधा एक्शन के मूड में ये आतंकवादी थे। और ये आतंकी जो है ये सूरत में, गुजरात में पकड़ा गया। पूरी कार्रवाई के बारे में पूरा विश्लेषण आपको समझाएंगे विस्तार से। हमारी पहली रिपोर्ट यही रहेगी। इसके बाद आपको बताएंगे कैसे नोटों का पहाड़ मिला है, और अब कौन सा विपक्ष का नेता या कांग्रेस का नेता इस बार फंस चुका है और ये इतने ज्यादा पैसे अब मिले हैं। फिर कहेंगे कि भाई ये चुनाव की साजिश है, वो है। लेकिन एक आप संख्या देखिए नोटों की, कि भाई नोटों की मशीन बुलानी पड़ी, बैंक का यहां पर बैंक की सहायता लेनी पड़ी। इतनी बड़े तादाद में नोटों की बरामदगी हुई है। अब चुनाव से पहले है तो है, लेकिन क्या चुनाव में विपक्ष इसका इस्तेमाल करने वाला था? वो भी आपको बताएंगे एनालिसिस स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। फिर आगे बढ़ते हैं। हुगली में बम धमाका हुआ है और कैसे एक बच्चे की मौत हो गई है। आखिर कैसे पश्चिम बंगाल में लगातार चुनाव के दौरान बम मिलते हैं, बमों के धमाके होते हैं। चुनावी हिंसा अलग बात है, लेकिन बच्चों के हाथ में बम कहां से आ गया, और बच्चों की मौत अभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे स्कूल में बम धमाकों की धमकी फिर से ये मिली है। दिल्ली का मामला तो आपको याद होगा ही, लेकिन अब कहां से मिली है वो भी आपको विस्तार से स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पीएम की रैलियों का जो दौर है वो लगातार जारी है। विपक्ष पर लगातार हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या फायदा, क्या नुकसान, और विपक्ष किस तरीके से इसको देखता है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी। क्या कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, और कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके का बर्ताव अगर आप करेंगे तो आपका जो कार्यकर्ता है आपके लिए कैसे वो अडिग रहेगा, कैसे लड़ाई करेगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे 26/11 पर सियासी संग्राम की। आखिर एक नेता के बयान के बाद कैसे यहां पर राजनीति गर्मा गई है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे फारूक का पाम। ये देखिए, फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान जो प्रेम है वो जाहिर हुआ है। किसके लिए कह दिया कि भाई पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, एटम बम है उनके पास, ये भी आपको हमारे शो में विस्तार से देखना है। और अंततः बात करेंगे तीसरे चरण के मतदान की, उसके बारे में भी जानना है। कल चुनाव है, सभी को वोट डालना है। पर शुरुआत करते हैं खबर की, अपने शो की जनमत की। खबर की शुरुआत सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी से करते हैं, जिनकी हत्या की सुपारी ली गई है। धमकी नहीं दी गई है, सुपारी ली गई है। यह सुपारी एक मौलाना ने 1 करोड़ रुपए में ली थी। हालांकि सूरत पुलिस के द्वारा मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भगवान की कृपा है कि यह व्यक्ति पकड़ा गया। आपको बताएं, सूरत पुलिस कमिश्नर ने उसे मीडिया के सामने भी प्रस्तुत किया। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं, जिसमें उसने बताया कि मौलाना को यह सुपारी बॉर्डर पार दुश्मन देश पाकिस्तान से मिली है, जिसकी रकम 1 करोड़ बताई जा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से ही आरोपी मौलाना को हत्या के लिए हथियार भी दिए गए थे। आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वयं पुलिस कमिश्नर ने की है, जिसमें नुपुर शर्मा, टी राजा, उपदेश राणा, जिसकी तस्वीर दिखाई जा रही है, उनके नाम शामिल हैं। वहीं पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया है, इस सुपारी के पाकिस्तान से लेकर कई अन्य इस्लामिक देशों से भी तार जुड़े हुए हैं, जहां सुरेश चौहान के जी के साथ साथ विधायक टी राजा सिंह, नुपुर शर्मा और उपदेश राणा कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुके हैं। वहीं गुजरात के गृह मंत्री, आपको बताएं, हर्ष सांघवी जी ने स्वयं कॉल करके इस बात की जानकारी डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को दी थी। उन्होंने जानकारी देते हुए डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को अपना ध्यान रखने को भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के माध्यम से आगे की कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। आपको यह भी बता दें कि स्वामी भरतानंद सरस्वती जी महाराज के साथ एनसीपी प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी के साथ ही देवकी नंदन ठाकुर जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त की है। क्या कुछ कहा है इन सभी लोगों ने, आइए आपको वो सुनाते हैं। गुजरात पुलिस ने मेरे हत्या की सुपारी लेने वाले आतंकवादी को पकड़ा है और 1 करोड़ रुपए और साथ साथ में आधुनिक हथियार, पाकिस्तान साथ में अन्य इस्लामिक देशों के साथ उसके तार जुड़े हैं, ये पता चला है। मैं गुजरात पुलिस का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी साथ में नुपुर शर्मा और टाइगर राजा और उपदेश राणा की हत्या की सुपारी लेने वाले आतंकवादी को पकड़ा है।
साथ साथ में मैं गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने फोन करके जानकारी भी दी और हम लोगों की सुरक्षा के प्रति वो चिंतित है और जांच का आश्वासन भी दिया है। लेकिन मैं जिहादियों को खुली चुनौती देता हूं। ऐसा पीठ में खंजर मारने के बजाय हिम्मत है तो स्थान डेट तय करो, वहां पर पहुंचेंगे, आमने सामने लड़ेंगे। अरे धर्म के लिए अगर बात करनी है, वैचारिक बात करनी है तो आओ बहस करते हैं, और अगर लड़ना है तो वे आमने सामने लड़ते हैं। ये दूसरे देशों से पैसे लेके, दूसरे देशों से हथियार लेकर पीठ में खंजर मारने वाली ये नपुंसकता छोड़ो, आमने सामने आकर लड़ो। सुरेश चौहान के पहले भी अपनी बात पर अडिग था, बिंदास बोलता था और आगे भी बोलता रहेगा। न डरेंगे न रोकेंगे, बल्कि ऐसी हमारी सुपारी दी है, ये पता चलने के बाद और ज्यादा गति से काम करेंगे। मैंने कल खबर सुनी, हमारे सुदर्शन न्यूज चैनल के चेयरमैन और प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, इनको धमकी मिली है और इनकी हत्या की सुपारी दी गई है, ऐसे गुजरात पुलिस ने खुलासा किया। और ये खबर सुनकर आश्चर्य भी लगा, क्योंकि सुरेश चौहान के जी एक धर्म योद्धा है और एक प्रखर देशभक्त है और पूरे मानवता के लिए, समाज के लिए, अपने संस्कृति, देश के लिए काम करते हैं। और इसलिए उनको धमकी देना या उनकी हत्या की सुपारी देना, इस बात की तो मैं निंदा करता हूं। लेकिन सुरेश जी एक धर्म योद्धा है, सभी देवी देवता और साधु संतों का उनके साथ आशीर्वाद है, और इसलिए ये जो भी सोचते हैं उनकी हत्या करे, और ये षड्यंत्र करने वाले, मैं सभी को उनको अपील करना चाहता हूं कि ये ऐसी नादानी ना करे, क्योंकि सुरेश जी ऐसे धमकी से डरने वाले नहीं है, वो तो प्रखर देशभक्त है। और मैं केंद्र सरकार को भी कहना चाहूंगा, अभी तो चुनाव चल रहे, कि सुरेश जी को एक पर्याप्त सुरक्षा उनको देनी चाहिए। और वो एक पत्रकार है और पूरे मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे, और इसलिए उनके ऊपर ऐसे जो भी लोग षड्यंत्र करके या सुपारी दे रहे, या जो भी कोई हत्या की सुपारी दे रहे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जो भी अभी पकड़े गए हैं, क्योंकि दिल्ली अपने गुजरात पुलिस ने सबूत पेश किए हैं, तो ऐसे लोगों को भी, इनके पीछे कौन है, इनको गिरफ्तारी हो, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इस प्रकार की किसी भी आतंकवादी घटनाओं का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विरोध किया है। हम लोग कभी इसके पक्ष में नहीं रहे, क्योंकि हर एक को, हमारे देश में लोकतंत्र है, यहाँ पर हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं तो सुदर्शन टीवी पे लगातार आता रहा हूँ, और सुरेश चौहान जी से मेरी व्यक्तिगत बातचीत होती है और मेरी उनसे अच्छे संबंध हैं, तो हम वो अपनी बात कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उन्होंने भी अपनी बात कही है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं हो सकता कि किसी दूसरे मुल्क के लोग उनकी हत्या करने के लिए यहाँ पर पैसे दें। ये निश्चित रूप से इसकी भर्त्सना हर एक को करना चाहिए, और मैं गुजरात पुलिस को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पूरे मामले की जड़ में जाकर उस व्यक्ति को पकड़ा है जो इससे जुड़ा हुआ था। और मैं तो शासन से बल्कि मांग करूँगा कि ये जो हमारे लोग हैं इनको पूरी सुरक्षा भी प्रदान की जाए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना उनके साथ ना घटे। मेरे बहुत प्यारे सुरेश चौहान के, जो हमेशा से सनातन धर्म के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, हम सभी सनातनियों को सोचना चाहिए कि उनका भी परिवार है, वो ये कार्य क्यों कर रहे हैं, या अन्य अन्य जिन जिन लोगों के नाम उसमें आए थे उन लोगों के परिवार नहीं है, वो इतने खुल के बातें क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सके। हमें अपने इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोग इतने दिनों तक परेशान रहे, कई सौ साल तक हम परेशान रहे, क्यों रहे? यही तो प्लानिंग थी कि जो सनातन की बात करे उसे मार दो, और अभी भी वही हुआ। हथियार पकड़े गए, पैसा 1 करोड़ से ऊपर रुपए पकड़े गए, आदि आदि जो चीजें हुई हैं। तो अगर तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी बातों को, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को बचाने की कोई बात करेगा और उसे मारने का ऐसे सुपारी ले ली जाएगी, तो फिर जो 100 करोड़ हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हैं, जिन्होंने हिंदू मां का दूध पिया है, जो जातियों में बट बट के अपने आप को महान समझ रहे हैं, जो एक एक कुर्सी पे बैठकर अपने आप को समझ रहे हैं कि हम तो 30 मार्खा हो गए, तो जब इस देश की दुर्गति दोबारा होंगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये न्यूज चैनलों की खबर है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं।
तो ऐसे योद्धाओं को, सुरेश जी जैसे बलवान धर्म रक्षक लोगों के साथ जो धर्म की बातें करते हैं, उनके साथ पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए और एक आवाज में, बुलंद आवाज में सरकारों को खड़ा होना चाहिए। और जो सनातन का प्रचार विचार करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोर्ट की भी है, सरकार की भी है, समाज की भी है। और ये जिम्मेदारी हमको निभानी होगी अगर अपनी पीढ़ी को सुरक्षित देखना चाहते हैं, अपने देश को सुरक्षित देखना चाहते हैं। अदरवाइज एक एक करके सबकी बारी आएगी। धन्यवाद। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में बात करेंगे ईडी की रेड में मिले नोटों के पहाड़ की। कांग्रेस के एक नहीं अनेकों चेहरे, लेकिन सभी के सभी इस खबर से समझेंगे तो झूठे ही ठहरे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल ही कांग्रेस के नेताओं का बयान सामने आता है कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए कैश नहीं है। और आज ईडी की छापेमारी में जो तस्वीर सामने आती है वो कुछ और ही बयां करती है। जहां झारखंड की राजधानी रांची में ईडी की रेड में राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव कुमार के सहायक के आवास से 40 करोड़ से भी ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह कैश किसी नेता के यहां से नहीं, बल्कि नेता के पीएस के नौकर के पास से बरामद किया। सोचिए, नेता के पीएस के नौकर के पास से बरामद। अब क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझिए और मामले की गंभीरता को समझिए। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड के रांची में सोमवार सुबह ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। इस छापेमारी के दौरान झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के घरेलू सहायक के आवास से करोड़ों रुपए का कैश जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के सहायक के घर से इतना कैश निकलता है कि वहां नोटों का पहाड़ बन जाता है। बरामद कैश की गिनती की गई तो गिनती भी 40 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। साथ ही ईडी इन पैसों के स्रोत के बारे में जानकारी ले रही है। इस मामले में ईडी ने जहांगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने अपने पीएस संजीव लाल के नौकर के घर से 40 करोड़ रुपए कैश मिलने के बाद अब इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है और हमारे पीएस है और हम उनका चुनाव अनुभव के आधार पर करते हैं। जो आप देख रहे हैं वही हम भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा वह बाद में देखा जाएगा। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस में सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए सरकारी मुलाजिम है, टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताइए। लेकिन अब इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने भी जोरदार हमला बोला और कहा कि आप लोग टीवी पर देखिए, झारखंड में कांग्रेस नेताओं के घर नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। यह सब जनता की पाई है। अब मैं जनता की पाई को इन भ्रष्टाचारियों से बचाना बंद कर दूं तो मुझे ये लोग गाली देंगे। और क्या कहा पीएम ने, आप भी सुनिए। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा कि कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार के मंत्री के घर से नोटों का भंडार बरामद हुआ है। जरा सोचो, जब नौकरों के पास इतना है तो उनके मालिकों के पास कितना होगा।
तो वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के एक मंत्री के पीएस और उनके नौकर के घर से 20 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है, जिसकी गिनती अब तक जारी है। लेकिन हम मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ और इस मामले की जांच की मांग करते हैं। हमें अंदेशा है कि कहीं कांग्रेस इसका इस्तेमाल चुनाव में काला धन के रूप में तो नहीं करना चाहती थी। तो वहीं पर आपको बता दें, हमने पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा क्योंकि निशिकांत दुबे ने यह तक आरोप लगा दिया था कि भाई ये पैसा तो शायद ये लोग धर्मांतरण के लिए प्रयोग करते हैं। ये सवाल हमने पूछा, तो क्या इसका अगर पोल से संबंध नहीं है, इलेक्शन से संबंध नहीं है, तो क्या धर्मांतरण के लिए प्रयोग किया जा रहा था इस पैसे का? अगर ये पीएस के अगर देखिए उसके पास से नौकर से मिलेगा तो इसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? 91% 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 9% लोगों ने ना में जवाब दिया है। जनमत में अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के हुगली की, जहां एक संदिग्ध देसी बम विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। वहीं पांडुआ में हुए इस विस्फोट में 3 लोग घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान हुई इस घटना पर सियासी रार भी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर इस धमाके में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अभिषेक बनर्जी के कार्यक्रम से पहले पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से डर फैलाने की राजनीति की गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में मंगलवार को एक संदिग्ध देसी बम विस्फोट हुआ। यह विस्फोट पांडुआ के नेताजी पल्ली कॉलोनी में हुआ, जहां कई बच्चे एक तालाब के किनारे खेल रहे थे। इस दौरान तेज धमाका हुआ, जिसकी आवाज सुनते ही आसपास के लोग दौड़ के पहुंच गए। जब वहां लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खेल रहे बच्चे बेहोश पड़े हैं। बच्चों के ऐसे हालात देख सभी हैरान रह गए। वहां आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं पुलिस ने कहा कि विस्फोट से एक लड़के ने पांडुआ के अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि 2 अन्य घायलों को बेहतर इलाज के लिए चिनसुराहा में एक अस्पताल रेफर कर दिया गया। हुगली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान हुई इस घटना पर सियासी रार भी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर इस धमाके में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अभिषेक बनर्जी के कार्यक्रम से पहले पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से डर फैलाने की राजनीति है। इस मामले पर तमाम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिखा कि कौन कह रहा है कि ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, बंगाल की टीएमसी सरकार में सब हो रहा है। और वही काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जैसी सरकार वैसा प्रदेश। वहीं बीजेपी ने भी बंगाल सरकार को इस पर घेरते हुए हमला किया और कहा कि टीएमसी सरकार डर की राजनीति करना चाहती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव यानी कि 7 मई को पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद सीट शामिल है। तो इस खबर को आपने देखा, इस पर हमने पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या था वो देख लीजिए। हुगली बम धमाके की जिम्मेदार है तृणमूल कांग्रेस, ये प्रश्न हमने पूछा। यहां पर भी देखिए मेजॉरिटी बहुमत ये कहती है कि हां, हुगली बम धमाके की जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस है। 91% लोग ये मानते हैं, 9% लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत मानता है हुगली बम धमाके की जिम्मेदार है तृणमूल कांग्रेस। अब बात करेंगे कर्णावती राज्य की, जहां लगभग 8 स्कूलों को आपको बताएं बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बम धमाके की ये धमकी जो है ठीक उसी तरह है जैसे दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों को दी गई थी।
कर्णावती राज्य के 8 बड़े स्कूलों को बम धमाके का ईमेल भेजा गया था। धमाके की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। स्कूलों को खाली करवाकर पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच पड़ताल की थी। जांच पड़ताल में सामने आया कि बम धमाकों की धमकी का ईमेल रूस के सर्वर से भेजा गया है। क्या है पूरी खबर, ये भी रूस से, और इसको आप जानिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। देश में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है, लेकिन चुनाव के बीच स्कूलों को मिल रहे धमकी भरे ईमेल से लगातार हड़कंप मच गया है। जहां कुछ दिन पहले ही दिल्ली में 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने का ईमेल भेजा गया था, जिससे पूरी दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मच गया। वहीं अब दिल्ली के बाद कर्णावती में भी स्कूलों को बम से उड़ाने का ईमेल भेजा गया। ईमेल पर कर्णावती के 8 स्कूलों को ईमेल पर धमकी मिली। जिन स्कूलों को धमकी मिली उनमें अहमदाबाद के बड़े स्कूल शामिल है। धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। सभी 8 स्कूलों को तुरंत खाली करवाया गया। ईमेल में बम के जरिए स्कूलों को उड़ाने की धमकी को पुलिस गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। स्कूलों में डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता जांच में जुट गए हैं, लेकिन अभी तक स्कूल परिसर में कोई भी बम नहीं मिला है। वहीं पुलिस की जांच पड़ताल में माना जा रहा है कि 8 स्कूलों को बम से उड़ाने का ईमेल रूस के सर्वर से भेजा गया है। आपको ये भी बता दें कि कर्णावती के स्कूलों में ऐसे वक्त पर धमकी मिली है जब अगले दिन राज्य में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। बता दें कि कर्णावती के स्कूलों में ऐसे वक्त पर धमकी मिली है जब अगले दिन राज्य में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, जहां वोटिंग में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत तमाम बड़े नेताओं के वोट डालने की संभावना है। पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने बताया कि मेल की सत्यता की जाँच जारी है। ये ईमेल कर्णावती में चुनाव से एक दिन पहले भेजा गया है। धमकी भरे ईमेल में मैसेज से ये जताने की कोशिश की गई कि गुजरात में शरिया लागू होगा और जो लोग इसके खिलाफ होंगे उन्हें अंजाम भुगतना होगा। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि क्या सच में रूस सर्वर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, या देश में ही कोई शरारती तत्व प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग कर रहा है। इन सभी सवालों पर क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो पोल भी आ जाएगा। देखिए, स्कूल में जो बम धमाकी, जो धमाकों की धमकी के तार जो है रूस से जुड़े हैं क्या? और ये देखिए, आपका जो पोल है या आपकी मत है, आपका जो मत है वो आप देखिए, ये विचित्र रिएक्शन जो है इसी का प्रमाण है कि जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही यहाँ पर आ रहा है। लोग नहीं मानते हैं कि इसके तार रूस से जुड़े हुए हैं। लोग शायद ये मानते हैं कि ये देश के अंदर से, देश के भीतर से ही ये सब कुछ किया जा रहा है। जो धमकी भरे ईमेल हैं जिसके द्वारा भी भेजे जा रहे हैं, ये देश के अंदर से ही ये सब कुछ किया जा रहा है। देश भर में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का दौर भी चल रहा है, जहां पीएम मोदी ने आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश में चुनावी रैली की। ओडिशा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेडी पार्टी 25 वर्षों में जनता की मुश्किलें कम नहीं कर पाई है। ओडिशा में भाजपा की सरकार आने पर जनता की सारी मुश्किलें कम होंगी। साथ ही झारखंड में ईडी की रेड का जिक्र करते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य झारखंड में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं और करते रहेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश की वाईएसआर यानी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग शराबबंदी के वादे के साथ सरकार में आए थे, लेकिन राज्य सरकार ही शराब की डीलिंग और भ्रष्टाचार करने में लगी है। यहां शराब का बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए आपको सारी बातें सुनाते हैं। ये कांग्रेस वाले, इंडी अलायंस वाले गुस्से में आए दिन ईडी ईडी चिल्लाते रहते हैं। आप जानते हैं ऐसा ये क्यों करते हैं? इसका जवाब आज पूरा देश टीवी पर देख रहा है। झारखंड में ईडी ने नोटों के पहाड़ खोदकर निकाले हैं। कांग्रेस के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के पास से ये नोटों का पहाड़ निकला है।
सोचिए, कांग्रेस वालों ने अपने नौकर के घर को काली कमाई का गोदाम बना रखा था। साथियों, आज मैं देश के सामने एक और संयोग की बात करूंगा। आखिर ऐसा क्यों है कि जिनके पास से भी नोटों के ये पहाड़ मिलते हैं, वो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के करीबी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसे पकड़े जा रहे हैं वो कहीं सप्लाई होने के लिए रखे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली ने देश भर में ऐसे ही काली कमाई के गोदाम बना रखे हैं? देश ये कांग्रेस के शहजादे से जरूर जानना चाहता है। आज आंध्र प्रदेश के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस गई, वाईएसआर कांग्रेस आई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस हो या वाईएसआर कांग्रेस, दोनों की एक ही पहचान है। इनकी पहचान है बेलगाम भ्रष्टाचार। इनकी पहचान है माफिया राज। बगल में ही कर्नाटका में कांग्रेस को कुर्सी मिली है, वहां टैंकर माफिया, लैंड माफिया सरकार चला रहे हैं। यहां आंध्र प्रदेश में भी सैंड माफिया, लैंड माफिया और शराब माफिया का राज चल रहा है। आपको इस लूट से आंध्र प्रदेश को मुक्त कराने के लिए एनडीए की सरकार चुननी है। चलिए, खबर आपने देख ली, पीएम मोदी की रैलियां भी आपने समझ ली, लेकिन पीएम की रैलियों से क्या विपक्ष परेशान है? ये हमारा प्रश्न था आपसे और ये हमने पूछा आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। इस पर भी जनता सहमत नजर आ रही है। 92% 92% लोग मान रहे हैं। हाँ, 8% लोग नहीं मानते, लेकिन उनका भी मत है। आपका मत, मेजॉरिटी का मत ये कह रहा है कि पीएम की रैलियों से विपक्ष जो है वो परेशान नजर आ रहा है और सभी को हक है रैलियां करने का, विपक्ष को भी हक है। आगे बढ़ते हैं, जनमत में बात करेंगे कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी की, जहां कर्नाटक के हावेरी में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। यह तस्वीर देखिएगा। बता दें कि हावेरी के सावनूर शहर में शिव कुमार कांग्रेस उम्मीदवार विनोदा आसुती के लिए चुनाव का प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने के लिए शिव कुमार अपनी कार से बाहर निकले थे। आप ये देखिए, हर तरफ डीके के नारे लग रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता ने शिव कुमार के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खींचने की कोशिश की। तभी शिव कुमार ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और अपने ही कार्यकर्ता को सरेआम थप्पड़ मार दिया कि आखिर तुमने मेरे कंधे पर हाथ कैसे रखा। कार्यकर्ता की पहचान नगर पालिका सदस्य अलाउद्दीन मनियर के रूप में हुई। शिव कुमार के थप्पड़ मारने के बाद प्रचार में मौजूद पुलिसकर्मी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ता अलाउद्दीन मनियार को वहां से हटा दिया। इस पूरी घटना के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। साथ ही अपने कार्यकर्ता पर ऐसा व्यवहार को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। लेकिन और इस तरीके की हरकत अगर कर भी दी गई तो थप्पड़ मारने की आवश्यकता क्या थी? अगर कंधे पर हाथ रख लिया गया तो थप्पड़ कैसे मार दिया? अपने ही कार्यकर्ता को ऐसे थप्पड़ मारा और फिर कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। तो कर्नाटक के डीके शिव कुमार ने थप्पड़ ये मारा है और अपने ही कार्यकर्ता को ये थप्पड़ जड़ दिया है और कार्यकर्ता ने कंधे पर हाथ रख लिया था। ये उसकी गलती हो गई। साहब के कंधे पर हाथ रखना उसको भारी पड़ गया। और इसी खबर पर हमने देखिए पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा, कांग्रेस नहीं करती अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान क्या? यह प्रश्न था। मिलीजुली प्रतिक्रिया है। 28% लोग बोलते हैं कि ये देखिए नहीं, आपकी बात से हम सहमत नहीं है जो आपने पोल दिया है, लेकिन 72% लोग ये मानते हैं कि हाँ, कांग्रेस नहीं करती है अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान।
अगली खबर का रुख करेंगे जनमत में। अब बात करेंगे कांग्रेस नेता के विवादित बयान की, जहां कांग्रेस के नेता विजय नामदेव राय वडीटीवर ने 26/11 हमले में बलिदानी आईपीएस हेमंत करकरे पर बयान देते हुए कहा कि जिस गोली से आईपीएस हेमंत की हत्या हुई थी वो गोली अजमल कसाब या अन्य आतंकियों ने नहीं बल्कि एक आरएसएस से जुड़े पुलिस अधिकारी के हथियार से चली थी। साथ ही कांग्रेस नेता विजय नामदेव राय ने कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील उज्जवल निगम को देशद्रोही भी बताया था। इस बयान के बाद सियासी संग्राम छिड़ चुका है, जहां बीजेपी पार्टी के उज्जवल निगम ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस नेता राजनीति कर रहे हैं, साथ ही 26/11 हमले में बलिदानियों का अपमान भी कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण वाली सोच, जिसका जीता जागता उदाहरण है कांग्रेस के नेता का 26/11 हमले से जुड़ा ये बयान, जहां कांग्रेस नेता विजय नामदेव राव वडेट्टीवार ने कहा था कि आईपीएस हेमंत करकरे की जिस गोली से हत्या हुई वो गोली अजमल कसाब या अन्य आतंकियों ने नहीं बल्कि एक आरएसएस को समर्पित पुलिस अधिकारी के हथियार से चली थी। और इतना ही नहीं, विजय नामदेव राव अधिवक्ता उज्जवल निगम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उज्जवल निगम देशद्रोही है। इस बयान के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है, जहां मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार उज्जवल निगम ने कांग्रेस नेता पर जमकर पलटवार किया और कहा कि पाकिस्तान ने भी कभी 26/11 हमले के सबूतों से मना नहीं किया, लेकिन कांग्रेस नेता ऐसी राजनीति कर रही हैं। उज्जवल निगम ने कांग्रेस नेता के दावों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस हिटलर के सहयोगी और नाजी पार्टी के प्रमुख प्रचारक गोएबल्स का दुष्प्रचार करना चाहती है। कांग्रेस नेता नहीं जानते न्यायिक निष्कर्ष क्या है। कसाब ने ही खुद अपना गुनाह स्वीकार किया था, लेकिन विपक्ष के नेता पूरे मामले पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ मारे गए 166 लोगों का अपमान ही नहीं बल्कि हमारे सभी बलिदानियों का भी अपमान है। उज्जवल निगम ने दुख जताते हुए कहा कि एक विपक्षी नेता जिन्हें पूरी बात भी नहीं पता, वो एक किताब पर विश्वास करते हैं और आधारहीन बयान देते हैं। इसका मतलब है कि आप आईपीएस हेमंत करकरे का अपमान कर रहे हैं। आपको बता दें कि उज्जवल निगम ने ही अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। उस दौरान कांग्रेस के कार्यकाल में अजमल कसाब को समीर दिनेश चौधरी का नाम दिया गया था और उसकी पहचान बेंगलुरु के एक छात्र की बनाई गई थी और उसे कलावा भी पहनाया गया था। ये सब इसलिए ताकि वो हिंदू दिखे। सोचिए, अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा जाता तो फिर पाकिस्तान की साजिश सफल हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस खबर पर पोल के माध्यम से आपसे हमने प्रश्न पूछा। प्रश्न था, कांग्रेस नेता कर रहे हैं क्या 26/11 हमले पर तुष्टीकरण की राजनीति? 93% 93% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। 7% लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत कहता है कि भाई ये आपकी जो बात है ये सत्य है। बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान प्रेम की। लोकसभा चुनाव के लिए कल तीसरे चरण का मतदान है, लेकिन इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के बयान ने हंगामा मचा दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल को एक बयान दिया था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अजीबोगरीब बयान दे दिया है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर यानी पीओके पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। पीओके हमारा था, हमारा है और वहां के लोग स्वयं भारत में मिल जाएंगे। राजनाथ सिंह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की तारीफ के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, पाकिस्तान के पास एटम बम है और दुर्भाग्य से वह परमाणु बम हमारे ऊपर गिरेगा, जिसके बाद बयान पर बवाल मच गया। क्या है पूरी खबर, इसी को समझिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग है। इस बीच चुनावी रण क्षेत्र में पीओके की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से देखने को मिला है। केंद्रीय रक्षा मंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है और उसके पास भी परमाणु बम है जो हम पर गिरेंगे। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है।
ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। दरअसल 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि जिस तरह से भारत में विकास हो रहा है उसे देखते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग खुद ही भारत का हिस्सा बनने के लिए कहेंगे। मैडम, आज चिंता मत करो। मैडम भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयान नई बात नहीं है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसलिए ये लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं जो भारत के दुश्मनों को खुश करे। इंडी गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। ये स्वार्थ का गठबंधन है। आपको बता दें कि पीओके को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार कह चुके हैं कि ये भारत का हिस्सा है और भारतीय संसद के एक प्रस्ताव में इस बात का जिक्र है कि पीओके देश का हिस्सा है। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। हमारा प्रश्न था, फारूक अब्दुल्ला का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है क्या? 91% 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 9% लोग कहते हैं नहीं, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत मानता है कि फारूक अब्दुल्ला का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की। जी हां, जो कि कल यानी कि 7 मई को होना है। इसे लेकर चुनाव प्रचार भी अब थम चुका है। अब वक्त बाकी है तो सिर्फ वोटिंग का। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में करीब 120 महिलाओं समेत 1300 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। बड़े नेताओं में गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और तमाम बड़े नेता जो हैं कल मैदान में उतरेंगे और आपको इसमें जो वोट है अपना मत का, उसका भाग जो उपयोग करना है, बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आपको अपने मत का उपयोग कल ही करना है, कल ही वो महत्वपूर्ण दिन है। इसी के साथ आज के इस शो यानी कि जनमत में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।